Hello. Chapter Resistance Training, Programming and Progression. टॉपिक हमारा ट्रेनिंग वेरिएबल्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट. वेरिएबल्स का मतलब कंपोनेंट्स भी हो गया या वो फैक्टर्स जो क्या अफेक्ट करते हैं रेट और डिग्री किसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है जैसे वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क. वॉल्यूम दो तरह का होता है, एक होता है रेपिटेशन वॉल्यूम, दूसरा होता है लोड वॉल्यूम. ठीक है, रेपिटेशन वॉल्यूम में क्या होगा, रेपिटेशन वॉल्यूम में होगा सेट्स, इसका फॉर्मूला है सेट्स इनटू रेपिटेशन. सपोज एग्जांपल के लिए कोई परफॉर्मर 2 सेट्स कर रहा है और रेपिटेशन 10 कर रहा है, तो कितना हो गया 2 into 20 यानी कि 20 क्या हो गया, 20 हो गया आपका रेपिटेशन वॉल्यूम. दूसरा है लोड वॉल्यूम. लोड वॉल्यूम में क्या आएगा, लोड या वेट इंटू सेट्स इंटू रेपिटेशन. सपोज उसका लोड है यानी कि वेट है 10 किलो का, सेट्स वो कर रहा है 2 और रेपिटेशन कितना कर रहा है 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 20 यानी कि 200. ठीक है, 200 क्या हो गया, 200 हो गया इसका लोड वॉल्यूम. ठीक है, दूसरा इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का क्या लेवल होगा. तीसरा है टेम्पो. टेम्पो को समझने से पहले हमें मोमेंट को समझना पड़ेगा. देखो हमेशा मोमेंट ना दो तरह की मोमेंट्स होती है जब भी हम कोई भी एक्सरसाइजर या कोई भी परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा होता है. पहला वो मोमेंट होता है जिसे बोलते हैं कोसेंट्रिक मोमेंट और दूसरा होता है इसेंट्रिक मोमेंट. ठीक है, कोसेंट्रिक मोमेंट में क्या होता है, कोसेंट्रिक मोमेंट में हमेशा मसल्स की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है यानी कि छोटी होती है. सपोज अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं, इस एल्बो फ्लेक्शन बोलेंगे. मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं तो जब मैं आर्म्स को ऊपर की तरफ रेज करूंगा, ठीक है, ये क्या हुआ, ये एल्बो फ्लेक्शन हुआ. एल्बो फ्लेक्शन में क्या हुआ, एल्बो फ्लेक्शन में मेरा क्या होगा, मसल्स का लेंथ क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा. ठीक है, जब मसल्स कंट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, मसल्स का लेंथ छोटा होता है या शॉर्टनिंग होता है, तो उस मोमेंट को बोलते हैं कंसेंट्रिक. और जब मैं आर्म्स को वापस न्यूट्रल पोजीशन पे ले जाऊंगा जिसे क्या बोलेंगे, एल्बो एक्सटेंशन. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मसल्स का लेंथ जो होगा वो लेंथनिंग होगा यानी कि बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो कोसेंट्रिक में मैंने बताया कोसेंट्रिक मूवमेंट में क्या होगा, कोसेंट्रिक मूवमेंट में ये होगा आपका मसल्स का लेंथ क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा, और इसेंट्रिक में क्या होगा, मसल्स का लेंथ लेंथनिंग होगा. ठीक है, तो टेम्पो कैसे है, टेम्पो का मतलब यहां पर ये है जब हम मूवमेंट करेंगे तो कोसेंट्रिक मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में कोसेंट्रिक मूवमेंट करनी है, और जब वापस यानी कि नीचे लाएंगे जिसे बोलते हैं मसल्स लेंथ लेंथनिंग होना यानी कि इसेंट्रिक मूवमेंट, तो यहां पर कितने टाइम में नीचे लाना है. ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पो. ठीक है, आगे है रेस्ट इंटरवल्स. रेस्ट इंटरवल्स है कि सेट्स के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए. ठीक है, आगे है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पर वीक कितनी एक्सरसाइज को यानी कि पर वीक कितने दिन हम क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे या वर्कआउट प्लान करेंगे. ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स या कंपोनेंट्स क्या करते हैं, रेट और डिग्री यानी कि काफी हद तक किसको इफेक्ट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की रेट और डिग्री को. ठीक है, रेट और डिग्री का मतलब है कितनी जल्दी इंपैक्ट आएगा या किस तरह का इंपैक्ट डालेगी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में. हम कह रहे थे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को क्या करते हैं, उसकी रेट और डिग्री को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है अ डिजाइन ऑफ इफेक्टिव प्रोग्राम. अगर आप एक इफेक्टिव प्रोग्राम डिजाइन करोगे उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सबसे पहले है क्लाइंट्स नीड्स असेसमेंट. नीड्स असेसमेंट का मतलब है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी, गैदर करनी कम्युनिकेशन के थ्रू. ये देखना क्लाइंट्स का चैलेंज क्या है. ठीक है, उसका एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी क्या है यानी कि हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करता है, उसका गोल क्या है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितने लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, और फिटनेस लेवल. फिटनेस लेवल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फिटनेस लेवल में जब आप उसका
क्या बोलते हैं पोस्चरल असेसमेंट करोगे, जिसमें आपका उसका टेक्निक हो गया और कंडीशनिंग लेवल आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिटनेस लेवल का क्या देखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी। नंबर 1, क्लाइंट्स का चैलेंज क्या है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, क्यों जरूरी है ये सब, क्योंकि हम जब एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना क्लाइंट्स की क्या क्या नीड्स हैं, है ना। तो उसका असेसमेंट करने में क्या पता चलेगा हमें, या हमें क्या चाहिए, क्लाइंट का चैलेंज क्या है, उसकी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी क्या है, गोल क्या है उसका, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कितने लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहा है वो, और फिटनेस लेवल। ठीक है, और दूसरा रिकवरी पीरियड्स बिटवीन द सेशन, और उसका रिकवरी क्या है, मतलब 2 दिन में के बीच में या सेशन के बीच में उसका रिकवरी पीरियड क्या है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज सिलेक्शन। एक्सरसाइज सिलेक्शन काफी हद तक डिपेंड करता है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब आउटडोर या हो गया या घर पे वर्कआउट करना पसंद करते हैं ना। तो ये देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होगा, है ना, और क्लाइंट का कंडीशनिंग लेवल क्या है अभी, ठीक है, यानी कि उसका फिटनेस लेवल क्या है। तो हमें ये देखना होता है कि हम अगर उसे वर्कआउट कराएंगे तो किस तरह की एक्सरसाइज कराएंगे, वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा उसका फिटनेस लेवल क्या है, और तीसरा उसकी गोल से वो चीजें अलाइन करती है या नहीं करती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर देखेंगे हम क्या देखेंगे, फिर देखेंगे उसका एक्सरसाइज का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कितने रेप्स होने चाहिए, अगर हाइपरट्रॉफी वाला क्लाइंट है जिसे हाइपरट्रॉफी चाहिए, ठीक है, तो उसके रेपिटेशन कितने होंगे, ये आने वाले टॉपिक्स में आएगा बहुत क्लियर से। ठीक है, अगर वो स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहता है क्लाइंट, तो कितने रेप रेंज होने चाहिए जो उसके गोल से अलाइन हो। ठीक है, इंटेंसिटी का लेवल क्या होगा, इंटेंसिटी का लेवल काफी हद तक डिपेंड करेगा उसके फिटनेस लेवल पे। ठीक है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए किसके थ्रू, किसके लिए, क्योंकि हमें एक इफेक्टिव प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कि क्लाइंट का चैलेंज क्या है, उसकी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फिटनेस लेवल क्या है, ठीक है, उसके फियर क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। टॉपिक है हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काफी हद तक रेट और डिग्री स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को काफी हद तक क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले था नीड्स असेसमेंट। अब बीइंग ए ट्रेनर आपका क्या इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इंडिविजुअल्स का असेसमेंट। ठीक है, उसे क्या क्या मिल जाएगा आपको, उसे मिल जाएगा जो क्लाइंट है उसका करंट कंडीशनिंग लेवल क्या है, फिटनेस लेवल क्या है। करंट कंडीशनिंग लेवल और फिटनेस लेवल काफी हद तक आपको किससे मिल जाएगा, क्लाइंट्स नीड्स असेसमेंट से और पोस्चरल असेसमेंट से। ठीक है, ट्रेनिंग हिस्ट्री, कितने लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहा है, टेक्निक भी काफी हद तक आपको इससे मिल जाएगा, पोस्चरल असेसमेंट और नीड्स असेसमेंट से। तीसरा है हिस्ट्री और फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, फियर ऑफ इंजरी का मतलब है कि क्लाइंट अगर पहले वर्कआउट करता था तो किसी तरह का उसको किसी तरह का इंजरी था, अब पहले कोई वर्कआउट कर रहा हो और उसने किसी तरह से इंजरी की वजह से कोई स्किप कर दिया हो और दोबारा स्टार्ट करेगा, तो हमेशा वो क्या रहेगा, हमेशा क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस रहेगा जब भी वर्कआउट करेगा। तो बीइंग ए ट्रेनर आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, फियर ऑफ इंजरी के बारे में, टॉलरेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, कहां तक का मतलब वो इंटेंसिटी को संभाल सकता है। ठीक है, सपोज अगर आपके पास क्लाइंट है जो किसी तरह से एक्टिव क्लाइंट है या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलता है, तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है जानना। सबसे पहले वो मूवमेंट क्या है, वो किस तरह की मूवमेंट है, यानी कि मूवमेंट पैटर्न क्या है। जैसे सपोज एक स्प्रिंटर होगा, स्प्रिंटर की मूवमेंट डिफरेंट होगी, एक बॉलर होगा या बैट्समैन होगा, सबकी मूवमेंट्स अलग अलग होंगी ना। स्प्रिंटर्स की मूवमेंट में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपने क्या होगा, अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े पार्ट्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, स्प्रिंटर्स का क्या होगा कि काफी हद तक स्ट्रेंथ और पावर एक्टिविटी वाला गेम है। एक बॉलर और एक बैट्समैन जो होगा उनका भी मूवमेंट पैटर्न अलग होगा। बॉलर काफी हद तक अपने जो बैट स्विंग करता है तो किसको इस्तेमाल करता है, काफी हद तक अपने ऑब्लिक्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके लिए कोर स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बॉलर होगा तो बॉलर के लिए क्या है, वो काफी हद तक लेट्स को इस्तेमाल करता है।
अपने कोर को इस्तेमाल करता है, ठीक है, लेग्स को काफी हद तक इस्तेमाल करता है, और किसको, शोल्डर्स को। तो क्या होगा, एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एनालिसिस से क्या पता लग जाएगा, किस तरह का मूवमेंट पैटर्न है, स्पीड क्या है, एक गोल्फर की स्पीड और एक स्प्रिंटर्स की स्पीड काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो काफी तेज भागते हैं, गोल्फर्स क्या होंगे, एक हिट करने के बाद क्या काफी हद तक क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता लग जाएगा स्पोर्ट्स एनालिसिस से, स्पोर्ट्स एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा किस तरह का मूवमेंट पैटर्न है, स्पीड क्या है, और कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया था कि स्प्रिंटर्स होंगे काफी हद तक अपने लेग्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर एक स्विमर होगा वो काफी हद तक अपने लेग्स हो गया या अपर लिम्ब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में है कि कौन सा वो एनर्जी सिस्टम यूज कर रहे हैं। सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट है जो मैराथन रन करता है, मैराथन रनर है या गोल्फर है और एक स्प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जो गोल्फर हो गया या मैराथन रनर हो गया, इनकी मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होगी, तो जो इसको इनकी बॉडी को जो एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल होगा या एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, फैट मेटाबॉलिज्म से या ऑक्सीडेटिव सिस्टम से या स्लो ग्लाइकोलाइटिक से, ठीक है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या है, स्लो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म क्या है, मैंने एनर्जी वाले चैप्टर्स में पूरी अच्छी तरह से करा रखा है, ठीक है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो काफी हद तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक स्प्रिंटर हो गया, स्प्रिंटर्स की फास्ट मूवमेंट होती है, तो बॉडी क्या इस्तेमाल करेगी, बॉडी यहां पर करेगी फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, या जो बॉडी जो होगी एटीपी प्रोडक्शन करेगी या एनर्जी बनाएगी, किससे बनाएगी, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैराथन रनर का काफी हद तक बॉडी जो इस्तेमाल करेगी वो फैट से एनर्जी बनाएगी, और जो स्प्रिंटर्स होंगे उनकी जो बॉडी एनर्जी बनाएगी वो किससे बनाएगी, ग्लाइकोजन से, ठीक है। तीसरी चीज है इंजरी प्रिवेंशन। इंजरी प्रिवेंशन में क्या होगा, स्पोर्ट्स को देखे काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, या एक्टिविटी या स्पोर्ट्स को देखे कि किस तरह की कॉमन इंजरी जो है वो जुड़ी हुई है स्पोर्ट्स से। जैसे सपोज एक फुटबॉलर होगा, तो फुटबॉलर काफी हद तक अपना क्या करते हैं, उनका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, नी में लिगामेंट टियर हो सकता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है, ठीक है। एक बॉलर होगा, बॉलर का क्या होगा, बॉलर भी काफी हद तक एंकल को ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है, नी इंजर्ड हो सकता है, उसका शोल्डर इंजर्ड हो सकता है, लोअर बैक काफी हद तक क्या होगा, लोअर बैक काफी हद तक क्या होगा, वो काफी हद तक कंपनसेट होगी, ठीक है। एक बैट्समैन क्या होगा, एक बैट्समैन काफी हद तक किसको टियर कर सकता है, काफी हद तक वो अपने टेनिस एल्बो को, ठीक है, ओवर यूज मतलब आर्म्स को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो काफी हद तक क्या इंजरी की चांसेस है, टेनिस एल्बो का। तो मैंने बताया एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एनालिसिस से आपको क्या क्या चीजें कंफर्म हो जाएगी, क्या क्या चीजें मिल जाएगी एनालिसिस करने से। सबसे पहले किस तरह का मूवमेंट पैटर्न है, स्पीड क्या है, ठीक है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, बॉडी कौन सा एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल करती है, ठीक है, और क्या क्या कॉमन इंजरी है जो हो सकती है, ठीक है। ये सब क्यों चाहिए आपको, ये सब इसलिए चाहिए जब आप प्रोग्राम डिजाइन करो तो काफी इन सब चीजों को कंसीडर करो, ठीक है। जैसे सपोज इंजरी प्रिवेंशन में आ गया, इंजरी प्रिवेंशन में आपके अगर एक फुटबॉलर होगा तो काफी हद तक आप क्या करोगे, उस पर काम करोगे, उसके जो लोअर लिम्ब है उसकी ज्वाइंट मोबिलिटी पे काम करोगे, ठीक है, आप काफी हद तक उसके कोर फंक्शनिंग पे काम करोगे, ठीक है। और अगर एक स्प्रिंटर है तो स्प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्प्रिंटर्स ज्यादा से ज्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा हैमस्ट्रिंग जो होगी वो ओवर यूज होगी, तो उसके अपोजिट जो मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा किसमें आएगा, ये सारा का सारा आएगा पोस्चरल असेसमेंट वाले चैप्टर में, जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो आपको पता लग जाएगा एक फुटबॉलर क्या क्या कर सकता है, फुटबॉलर के लिए क्या क्या करना है हमें इंजरी प्रिवेंशन के लिए, उसके ज्वाइंट मोबिलिटी पे काम कर सकते हैं आप, ठीक है, उसकी कोर स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सकते हैं, और इस पे पावर आउटपुट पे काम कर सकते हैं, उसे प्लॉयमेट्रिक एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से पता चलेगी, सारी की सारी चीजें पता चलेगी स्पोर्ट्स एनालिसिस से, ठीक है। और एक चीज और है, अगर बीइंग ए ट्रेनर आपको नहीं भी पता ना तो आपको हेल्प मिल सकती है, किससे, फिजियो से हेल्प मिल सकती है,
कोचेस से हेल्प मिल सकती है या मेडिकल असिस्टेंट से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी तक इनवर्सली क्या है, रिलेटेड है किससे? ट्रेनिंग वॉल्यूम से और ट्रेनिंग इंटेंसिटी से। सिंपल सी चीज है, अगर ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्लाइंट जो होगा वो कम फ्रीक्वेंटली क्या कर पाएगा? परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों ज्यादा होगा, ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग इंटेंसिटी बड़ी होगी या ज्यादा होगी, तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो कम हो जाएगी। कैसे? देखो, अगर लेस विगरस एक्सरसाइज, विगरस का मतलब है इंटेंसिटी, यानी कि कम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज होगी तो वो क्या करेगी? वो कम क्या करेगी? मसल माइक्रोट्रोमा। सिंपल सी चीज है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरह से आपके सेल्स हैं, ये इस तरह के सेल्स हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या होंगे? सेल्स माइक्रो लेवल पे टियर होंगे, या जिसे बोलते हैं माइक्रोट्रोमा। ठीक है, तो होगा क्या? बॉडी रिकवरी में जाएगी। ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स कुछ इस तरह से हैं। जब एक्सरसाइज करने के बाद क्या होंगे? उनमें वियर एंड टियर स्टार्ट होगी, यानी कि माइक्रोट्रोमा स्टार्ट होगा वो भी। ठीक है, मसल माइक्रोट्रोमा। तो क्या होगा? बॉडी जो होगी रिकवरी पीरियड में आ जाएगी। रिकवरी पीरियड में कैसे? यहां पर जो होगा ब्लड फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होगा, वो बॉडी क्या करेगी? क्लियर कराएगी रिकवरी पीरियड में। और साथ में क्या होगा? जब ये मसल माइक्रोट्रोमा होगा तो मसल्स क्या कहते हैं? मसल्स में खुद ब खुद अपने आप को हील करने की पावर होती है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, वो क्या करेगा? कुछ सैटेलाइट टिश्यूज होंगे वो एक्टिवेट होंगे और वो किस तरह से बाइंड हो जाएंगे। इस पे बाइंड क्या करेंगे? बाइंड जो मसल्स में वियर एंड टियर हुआ है तो क्या होंगे? जो टिश्यूज में टियर हुआ है वो क्या होंगे? वो रिबिल्ड होंगे। और कुछ साथ में क्या होगा? कुछ नए टिश्यू जो होंगे वो भी क्या करेंगे? वो स्टार्ट हो जाएंगे बनना। तो इस तरह से क्या करेगी बॉडी? रिकवरी के बाद में क्या होगी? जो इसका मसल टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा? इसकी मोटाई यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे क्या बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने बताया था ना, जैसे अगर ये मसल्स है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा? मसल्स में माइक्रोट्रोमा यानी कि मसल्स में वियर एंड टियर होगा, बॉडी रिकवरी में जाएगी। रिकवरी में क्या होगा? रिकवरी में बॉडी में जो सेल्स में टूट फूट हुई है वहां पर क्या होगा? सैटेलाइट टिश्यूज एक्टिवेट होंगे। उनके पास कैपेसिटी क्या है? उनके पास कैपेसिटी है जो सेल्स डाई हुए हैं या टूटे हैं उनको रीबिल्ड करने की और रीजनरेट करने की पावर होती है। तो जब रीजनरेट और रीबिल्ड होगा तो क्या होगा? मसल्स का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि मसल्स की जो मोटाई होगी वो बढ़ने लगेगी। इससे क्या होगा? इससे मसल्स जो होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? काफी तक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया अगर कम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज होगी तो कम मसल्स माइक्रोट्रोमा होगा। ठीक है, बॉडी को कम टाइम चाहिए होगा टिश्यू रिमॉडलिंग के लिए। ठीक है, यानी कि कम टाइम चाहिए किसके लिए? रिकवरी के लिए। तो क्या होगा? जितना कम टाइम चाहिए रिकवरी के लिए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है। कम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज से क्या होगा? कम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज से क्या होगा? मसल जो माइक्रोट्रोमा होगा काफी हद तक कम होगा। कम माइक्रोट्रोमा होने की वजह से क्या होगा? बॉडी को काफी कम टाइम चाहिए होगा किसके लिए? टिश्यू रिमॉडलिंग के लिए, यानी कि रिकवरी के लिए। और उस तरह की एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। और दूसरा है मोर विगरस एक्सरसाइज, यानी कि वो एक्सरसाइज जिसमें इंटेंसिटी लेवल बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? वियर एंड टियर ज्यादा होगा। वियर एंड टियर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? मसल्स में माइक्रोट्रॉमा होगा या मसल्स टियर होंगे। ठीक है, माइक्रो लेवल पे। उसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा मसल्स माइक्रोट्रॉमा क्या कर सकते हैं? वो काफी हद तक किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? आपकी रिकवरी को। यानी कि ज्यादा से मसल्स क्या होगा? ज्यादा टाइम लेगा टिश्यू रिमॉडलिंग के लिए। ज्यादा टिश्यू रिमॉडलिंग के लिए टाइम लेना या रिकवरी टाइम पीरियड ज्यादा होना, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आप उस चीज को कम परफॉर्म कर सकते हैं या वो जो एक्सरसाइज होगी वो लेस फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड होगी। किसके लिए? फॉर ऑप्टिमम फिटनेस के लिए। मैं एक बार और बता देता हूं भैया, ये कंपोनेंट है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी काफी हद तक किससे इनवर्सली क्या है? रिलेटेड है। इनवर्सली का मतलब है अगर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, अगर ट्रेनिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है
और ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काफी हद तक किसको इन्फ्लुएंस करेगी? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि परफॉर्मर जो है वीक में कितनी बार एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया लेस विगरस एक्सरसाइज। लेस विगरस एक्सरसाइज का मतलब है वो एक्सरसाइज जिसमें इंटेंसिटी लेवल कम है। इंटेंसिटी लेवल कम होने की वजह से क्या होगा? मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा जो होगा वो कम होगा। मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा कम होने की वजह से क्या होगा? बॉडी को कम टाइम चाहिए किसके लिए? रिकवरी के लिए। कम टाइम रिकवरी के लिए चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा से फ्रीक्वेंटली परफॉर्म कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को। दूसरा है मोर विगरस एक्सरसाइज। मोर विगरस एक्सरसाइज का मतलब है अगर एक्सरसाइज जो होगी, एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? मसल माइक्रोट्रोमा क्या होगा? ज्यादा होगा। मसल माइक्रोट्रोमा या मसल्स में वियर एंड टियर ज्यादा होने का मतलब क्या है? बॉडी को रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। बॉडी जब ज्यादा रिकवरी के लिए टाइम लेगी तो क्या करेगी बॉडी? कम उसको मतलब अब फ्रीक्वेंटली जो होगी या जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है।